स्वागत है आपका द प्रिंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद कि पहलगाम अटैक के बाद धरती के अंतिम छोर तक जो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, उन्हें वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बियॉन्ड इमेजिनेशन जो भारत का रिटेलिएशन होगा, जो रिवेंज होगा, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। तो व्हाट शुड बी द इंडिया रिस्पॉन्स, और भारत का क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन होगा, इसको हम समझते हैं जनरल वीपी मलिक से, जो कारगिल युद्ध के नायक एक तरह से माने जाते हैं, जिन्होंने भारत को कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई थी। जनरल मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और चूंकि आपने कारगिल को लीड किया है, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि जनरली एक प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब इस तरह के हालात होते हैं, तो क्या प्रोटोकॉल है आर्मी का प्रोटोकॉल, एंड व्हाट शुड बी द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पांस राइट नाउ? धन्यवाद। देखिए, ये जो है प्रोटोकॉल उस वक्त या असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन बोलिए, वो सिर्फ आर्मी की नहीं होती है, वो नेशनल लेवल के ऊपर होती है, जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जी। वो करती है। उसके प्रधान होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और उसके मेंबर्स होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। और उनके साथ में हम लोग सलाहकार होते हैं चीफ्स तीनों सर्विसेज के, और आईबी के हेड, रॉ के हेड, और जो डिफेंस और सेक्रेटरीज हैं इन डिपार्टमेंट के, वो भी होते हैं। तो ये सारे मिलकर सिचुएशन को असेस करते हैं और उसके बाद में वो फैसला लेते हैं। तो जैसे अभी हालात बने हैं पहलगाम के हॉरिफिक इंसिडेंट के बाद में, तो आपने देखा होगा कि सीसीएस की मीटिंग हो गई है, एक हो चुकी है, शायद और भी होंगी। तो उसके बीच में हम लोग सिर्फ आर्म फोर्सेस का ही नहीं देखते हैं, बल्कि इट इज नेशनल पॉलिसी को देखते हैं कि हमारी जो पूरी नेशनल पॉलिसी है in terms of politics, in terms of foreign policy, in terms of economic policies, in terms of military policies, इन सबको इकट्ठा देखा जाता है और फिर फैसले लिए जाते हैं कि हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें। वो इंस्ट्रूमेंट किसी भी मिनिस्ट्री का हो सकता है और कंबाइंड भी होते हैं। अभी आपने देखा होगा जो पहली स्टेटमेंट दी है, उसके बीच में हमने फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया है। जी। उसमें कुछ हमने शर्तें लगाई हैं अपनी तरफ से। और उसके साथ में इकोनॉमिक पॉलिसी भी है, जब हमने इंडस रिवर वाटर के ऊपर हमने अपनी एटीट्यूड, जो अपना मुद्दा है, उसको बदला है, उसमें प्रिंसिपल को बदला है। तो ये सारी चीजें उस वक्त असेस की जाती हैं, उसके बाद में फैसला लिया जाता है कि कब करें। एज फार एज द मिलिट्री इज कंसर्न, मिलिट्री के एक्शन जो हैं वो ओवर्ट भी हो सकते हैं और कोवर्ट भी हो सकते हैं। मैं कोवर्ट में अभी नहीं जाना मांगता हूँ, क्योंकि कोवर्ट के बारे में ना तो कोई बता सकता है और ना ही कोई उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन वो भी कार्रवाई होती है। अभी जो पाकिस्तान कर रहा है वो भी तो कोवर्ट एक्शन कर रहा है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी मैं नहीं बताना चाहता। एज फार एज सर्विसेज आर कंसर्न, तो आर्म फोर्सेस जो है वो इकट्ठा मिलके काम करती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और फिर वो पॉलिसी बनाती हैं कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। उस मुद्दे को, उस एम को लेकर जो कैबिनेट ने हमको दिया है, कैबिनेट डिसाइड करता है कि उनका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो उसको हासिल करने के लिए हम मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाते हैं अलग से, सारे सर्विसेज इकट्ठे मिलके। वो जो काम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में के अंदर होता है। ढेर सारे जो इस समय एक्सपर्ट्स हैं, ढेर सारे जो विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब उरी का अटैक हुआ था और हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और फिर पुलवामा के बाद जब हमने बालाकोट किया, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक डेटरेंस के रूप में काम नहीं किया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये अपनी मंशा जताई है कि इट विल बी बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन से ज्यादा होगा, तो
आपको लगता है कि इस समय इंडिया जो है एक टेम्पररी रिवेंज या रिटेलिएशन की तरफ देख रहा है, या फिर एक लॉन्ग टर्म डेटरेंस की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म डेटरेंस हो ताकि वो इस तरह की बार बार कार्रवाई न करे? देखिए, जो 2 बार हमने कार्रवाई की है, सर्जिकल स्ट्राइक की और बालाकोट स्ट्राइक की जो की है, तो वो शॉर्ट टर्म में ही रह गए और उसका पूरा असर नहीं हुआ है। पर जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री ने अपने स्पीचेस दी हैं, एक दो जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद में, लगता मुझे ये है कि ये इस बार जो एक्शन होगा वो स्ट्रांगर होगा, इससे पहले से ज्यादा मजबूत होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। लॉन्ग लास्टिंग का, चाहे हमने वो जो 2 कार्रवाई की थी, अगर हम बार बार वो भी कर सकते हैं। हम्म। 1 या 2 बार करने से काम नहीं चलता है। जब उनको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी हरकत उन्होंने की तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ हम करेंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे और वो स्ट्रांग कार्रवाई करेंगे। तो मेरा पहले से ही मानना है कि 1 या 2 बार कार्रवाई करने से ये काम जो है उनका, हम उनको डिटर नहीं कर सकेंगे। डिटरेंस के लिए हमको बार बार करनी पड़ेगी। और अब वो शायद मौका है, जब प्रधानमंत्री भी देख रहे होंगे, उनके कैबिनेट जो साथी हैं वो भी देख रहे होंगे कि इस बार जो भी कार्रवाई करनी है वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए और उसका असर होना चाहिए। जैसे पहले 1-2 बार हुआ है वो काफी नहीं है। तो व्हाट आर द ऑप्शन आपके हिसाब से? आप एज ए फॉर्मर आर्मी चीफ, और जब आपने करगिल को लीड किया, तो व्हाट आर द ऑप्शन इस समय भारत सरकार के सामने? क्या क्या ऑप्शन हैं? चूंकि आप उस फील्ड के इतने बड़े जानकार हैं, आपने बैटल फील्ड पे सीधा लीड किया है, तो व्हाट आर द ऑप्शन? आपको लगता है कि पिछली बार की तरह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट मूव एडवांटेज हमारा खत्म हो चुका है एक तरह से? हम क्या लिमिटेड जो उस तरह के आतंकवादियों के ठिकाने हैं, या फिर हम हाफिज सईद को घर में घुस के मारेंगे? क्या क्या ऑप्शन है इस समय भारत सरकार के सामने? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी हम मिलिट्री ऑप्शंस कंसिडर करते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो दिया जाता है आर्म फोर्सेस को, उसके मुताबिक फिर स्ट्रेटजी बनती है ना। ऑप्शंस बहुत हैं हमारे पास, आर्मी नेवी एयरफोर्स को सबको मिलाकर ऑप्शंस जो हैं वो बहुत हैं। हम्म। और हम लोग ऑफेंसिव टास्क ले सकते हैं, हम लोग उनकी जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्राइक कर सकते हैं, उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि ऑप्शन सारी हैं, पर हर एक ऑप्शन को अलग अलग से एनालाइज करना पड़ता है कि इस ऑप्शन का क्या हम लोग पॉलिटिकल एम, ऑब्जेक्टिव को हम हासिल कर सकेंगे या नहीं। और दूसरा, हर एक ऑप्शन के बाद में ये भी देखना पड़ता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, हम हम्म। उस रिएक्शन को कैसे देखेंगे। तो इस वक्त मेरा कहना ये ठीक नहीं होगा कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव लेने हैं, लेकिन अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस एलओसी का काम, जो भी कार्रवाई करनी है, तो पहली बात तो यह है कि है हमारे में कैपेबिलिटी, लेकिन दैट विल डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो भी दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में एनालाइज किया जाएगा कि हम उसको किस तरीके से करें जिससे हमको कम से कम नुकसान हो और उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान। क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने बालाकोट किया, तो जिस तरह से हमारे कैप्टन अभिनंदन को एक तरह से उन्होंने अपने पास में हॉस्टेज के तौर पे इस्तेमाल किया, काफी दिन हमें लगे डिप्लोमेटिक चैनल से उन्हें रिहा कराने में। तो इस तरह के भी इंसिडेंट हमने देखे हैं कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो कहते हैं ना कि हम वॉर को शुरू कर सकते हैं, लेकिन खत्म होना वो कई बार हमारे हाथ में नहीं होता। तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि किस सीमा तक भारत सरकार आगे बढ़ेगी और किस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पसंद करेगी? ये पहली बात तो ये है कि जब भी लड़ाई होती है उसको शुरू करना तो ठीक आसान होता है, लेकिन आपने जैसे खुद बोला कि कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। नाउ दैट डिपेंड ऑन द रिस्क दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू टेक, रिस्क दैट द नेशन इज प्रिपेयर्ड टू टेक। हम्म। और लड़ाई के बीच में कहना कि अब हमारी कैजुअलिटीज नहीं होंगी, सिर्फ उन्हीं की कैजुअलिटीज होंगी, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा, उनको हम नुकसान देगा, दैट दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। लेकिन
अब क्या हमको करना है आगे, कितना दूर तक जाना है, कितना नुकसान उनको कराना है, उनके ऊपर करना है, दैट डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, कि वो क्या हमसे चाहते हैं, क्या और ये कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, चाहे वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनको इकट्ठा मिला के वी कैन गो अक्रॉस, वी कैन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एलओसी और द बॉर्डर। आपने देखा बालाकोट तो काफी दूर है बॉर्डर से, तो ऐसी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या दिया जाता है फोर्सेस को। सीज फायर का जो सेसेशन है वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग मोर्चे पे, बलूचिस्तान के मोर्चे पे जूझ रहा है। तो जिस तरह से अगर सीज फायर जो हमने किया था, अगर उस सीमा पर भारत अपने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करे, तो आपको लगता है इट विल बी वन ऑफ द ऑप्शन? दैट्स अ वेरी स्मॉल ऑप्शन, वेरी इजी ऑप्शन। सीज फायर जो भी अभी चल रहा है एलओसी के ऊपर, ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसके बावजूद वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं अपने आदमी। और आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से तो वहां पर फायरिंग की भी काफी चल रही है। सो दैट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट ऑप्शन फॉर अस टू, हम लोग जो ब्लेम है कि वी आर वायलेटिंग द सीज फायर, आई थिंक इट शुड स्टार्ट नॉट विद अस, इट शुड बी विद फ्रॉम देम, बिकॉज दे हैव बीन वायलेटिंग द फैक्ट दैट इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो और उसको मदद करने के लिए वो हर दूसरे दिन फायरिंग कर देते हैं। तो ऐसे सीज फायर का ज्यादा मतलब भी नहीं है आजकल। और जिस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जो आज देखा कि इंटरव्यू में जो बातें वो कह रहे हैं कि अमेरिका और वेस्ट तो काफी दिनों से ये डर्टी गेम खेल रहा है, पाकिस्तान को, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता है पाकिस्तान, उनके बिहाफ पे। तो आपको लगता है कि राइट नाउ एक माइंड गेम चल रहा है, या पाकिस्तान माइंड गेम खेलना चाह रहा है कि वो वेस्ट और फिर अमेरिका को ब्लेम करके? नहीं, ये तो रेटरिक है। कौन नहीं जानता कि इन्होंने अमेरिका के कहने से पहले क्या किया। कौन नहीं जानता कि ये लोग कितने सालों से हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं। तो ये तो जर्नलिस्ट को एक रिप्लाई देने का तरीका है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने पहले अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में इन्होंने अमेरिका की मदद देने की शुरू की, और उन्होंने ये शुरू कार्रवाई की। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये कई सालों से, 30 35 35 सालों से ये हमारे खिलाफ ये काम कई करते आ रहे हैं। तो डोंट गो बाय व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर सेज, ही इज जस्ट रिप्लाइंग टू ए जर्नलिस्ट, बट reality is known to America as well as to us. And when we make any assessment, we go by the realities and not by statements made by a politician who is there today. In any case, whatever he is saying, तो उसके ऊपर भी तो आर्मी का कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और जब 25 साल 26 साल पहले जब आप कारगिल को लीड कर रहे थे, वो और आज के सिनेरियो में पूरा जो हमारी जो मिलिट्री है, हमारा जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट है, उसके काम करने के तरीके में, जिस तरह से उस जमाने में तो आप कहें कि राडार और तमाम उस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते थे, वो भी, उसकी भी कमी थी। लेकिन आज हम ज्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड हैं। तो आपको लगता है कि क्या फंडामेंटल चेंज आया है पिछले 26 सालों में? देखिए, इसमें बहुत चेंज आया हुआ है, क्योंकि खासकर वेपन सिस्टम जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी के आ गए हैं। और तरक्की दोनों देशों ने की है, उन्होंने भी की है, उनको चीन बहुत मदद करता है इन चीज़ों के अंदर, और हमने भी की है। और हमारा इस वक्त ध्यान ये है कि हमको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े, हम ये खुद बनाते जा रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सी अ, उसमें स्लोपन, आहिस्ता वो हमारी प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हमारे जो कैपेबिलिटीज हैं पाकिस्तान से कई गुने ज्यादा हैं, कई गुने अच्छी हैं। और उनकी भी काफी तरक्की हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। और जो लड़ाई, इतना मैं कह सकता हूँ कि जब लड़ाई होगी, अगर हुई तो, और तो उसमें दोनों देशों को ये समझना पड़ेगा कि नुकसान पहले से कहीं ज्यादा होगा।
क्योंकि वेपन सिस्टम जो अभी आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे दोनों देशों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। चाहे हमारे में ज्यादा ताकत है, पर जैसे मैंने पहले बोला कि इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा, लेकिन हम उनको शायद ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। पर टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल की लड़ाई जो है उसमें काफी चेंज आ गया है। वो 1999 जैसी लड़ाई नहीं है। वो ऐसा थी, पहाड़ों के ऊपर चढ़ने में हम लोगों को काफी दिक्कत आती थी, देर लगती थी और समय लगता था। अभी जो चीजें हैं हमारे पास, सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं या दूर से हिट करने की मिसाइल्स हैं हमारे पास, गन्स हमारी पहले से काफी अच्छी हैं, और तो काफी तरक्की है और उसमें हम लोग ज्यादा नुकसान उनको कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी क्या कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई जो हम नेवी का इस्तेमाल करते हुए उनके जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे कराची को किस तरह से वो कर सकते हैं ताकि उनकी जो फ्यूल सप्लाई है और इस तरह के जो ऑप्शन हैं वो पाकिस्तान का बंद हो जाए, जैसे कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी किया को होल्ड पे डाला है, तो उस तरह से नेवी का इस्तेमाल करके भी उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा सकता है। देखिए, कारगिल के समय भी कारगिल की लड़ाई के समय भी हमारी जो नेवी थी उन्होंने जो पाकिस्तानी टैंकर्स थे, ऑयल टैंकर्स थे जो दुबई से आ रहे थे कराची की तरफ, हमने उनके ऊपर काफी निगाह रखी थी। और वहां पर हमने लड़ाई छेड़ी नहीं थी, लेकिन हम उनके ऊपर निगाह रखते आए थे, और अगर हमको जरूरत पड़ती तो हम लोग उनको नुकसान कर सकते थे। लेकिन ये बात फिर मैं बोलूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दैट इज गिवन एंड द काइंड ऑफ रिस्क दैट आवर नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस, द कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी इज प्रिपेयर्ड टू टेक। और वैसे आपके हिसाब से वन ऑफ द जिसको कहते हैं कि हालांकि वॉर में तो कोई सेफेस्ट ऑप्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो लिमिटेड आपका नुकसान हो और मैक्सिमम जिसका इफेक्ट हो सकता है पाकिस्तान को एक डेटरेंस के तौर पे, वो अगर आर्मी चीफ आज की तारीख में आप होते तो किस ऑप्शन की तरफ आप जाना पसंद करते? मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। ओके, वो कोई भी नहीं आपको मिलिट्री वाला आदमी बताएगा। हम्म। पर ऑप्शंस होती हैं, और लिमिटेड वॉर के लिए ऑप्शंस हैं हमारे पास भी, लेकिन क्या है, कहाँ है, कब होगी, ये सारी चीजें मेरे लिए उचित नहीं होगी, कहना ही उचित नहीं होगा। जिस तरह की स्टेटमेंट पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दिया, और उसके बाद आपको लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे जो कई तरह के मोटिव हैं, लेकिन एक मोटिव उनका ये था कि भारत में जो हिंदू और मुस्लिम की जो फॉल्ट लाइन है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करना, और इसीलिए जिन लोगों को मारा गया वो उनसे पूछा गया और कलमा पढ़ने को कहा गया। तो आपको लगता है कि उस फॉल्ट लाइन को वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है पाकिस्तान? देखिए, फॉल्ट लाइन को तो वो कई सालों से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात हैं वो काफी बदल चुके हैं। अभी जिहादिस्ट एलिमेंट जो वहां पर पाकिस्तान में है उनको काफी बढ़ावा मिल चुका है। जिस तरीके से वो घूमते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, उनको काफी एनकरेजमेंट मिल चुकी है। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियंस के ऊपर पूरा कंट्रोल है आर्मी का इस वक्त, और आर्मी के अंदर जो इस वक्त लीडरशिप है वो जनरल जिया की भर्ती के टाइम की है। और जनरल जिया आप जानते हैं कि वो काफी इस्लामिस्ट थे, और उन्होंने वही माइंडसेट जो है अपनी फौज को एनकरेज किया है करने के लिए। सो जो आपने जनरल मुनीर की जो आपने बातें सुनी, मैंने भी सुनी है, तो आप देखेंगे कि उनका लहजा, उनका कहने का तरीका जो था वो काफी अलग से था। परवेज मुशर्रफ भी ऐसे नहीं बात करते थे जैसे अभी जनरल जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जिस तरीके से बात की है। सो
दोनों तरफ से है कि हमेशा ही वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के आपस में झगड़े हों भारतवर्ष में, फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। पर सबसे बड़ी बात मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है इस वक्त बहुत ज्यादा इस्लामाइज हो चुकी है, कट्टरपने में आ गई है। और तभी इसलिए ही वो ज्यादा इनकरेजमेंट दे रही है अपने मुजाहिद जो उनके जिहादी एलिमेंट्स हैं और लश्कर तैयबा वगैरह, इन सबको। सो माहौल जो है उधर का काफी बदल चुका है, उसको हमको देखना पड़ चाहिए, हम समझना चाहिए। और इसके पीछे क्या कारण क्या आप पाते हैं? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ये जो जिस तरह की आप बातें कह रहे हैं कि उसके पीछे का फैक्टर, जो पाकिस्तान जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, पाकिस्तान जो अपने इंटरनल मोर्चे पे कई सारे फॉल्ट लाइन से लड़ रहा है, तो वो एक सर्वाइवल का संकट है, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी एक तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट को प्रवोक करके वो अपनी दुकान को चलाना चाहती है कुल मिला के। बिल्कुल। अभी आप देखिए उनकी कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, नॉट नेशनल लेवल के ऊपर। उनकी इकोनॉमी इस वक्त पूरे मेस में है। उनके बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो है वहां पर क्या हो रहा है, और रोजाना उनके जो हैं पाकिस्तान आर्मी की कैजुअलिटीज हो रही हैं वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। तो दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, they have not been able to control. So that's the biggest blot Pakistan army is suffering today, and they have it. और उनका जो चीफ है नेचुरली वो उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो ऐसी चीजें वो बोलेगा ओपनली। वो अपनी फौज को एनकरेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और जो अपनी फेलियर्स हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। दोनों इसमें है। और ऐसे समय में वो लोग इस तरीके से कदम भी उठा सकते हैं। वो अपने आप तो अटैक करने से रहे, लेकिन मुजाहिदीन का, उनके जिहादी एलिमेंट्स को एनकरेज करके हमारी तरफ भेजना, तो ये तो उनके लिए बहुत आसान काम है, और ये प्रैक्टिस उनको काफी हो चुकी है पहले से। सर, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब करगिल हुआ था तो उस समय भी एक हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर था, वो एक रीजन माना गया था कि हम उतने चौकन्ने नहीं थे। और आज की तारीख में जब पहलगाम हुआ तो कल जब ऑल पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें आईबी चीफ ने ये एडमिट किया कि भाई वहां पे एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर था। लोकल पुलिस को वो इंफॉर्मेशन नहीं पास ऑन हुआ, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्होंने उस मैसेज को कन्वे नहीं किया, जो मैसेजेस आ रहे थे या जो इंटेलिजेंस मिल रहा था वो क्रेडिबल नहीं था। तो आपको लगता है कि 26 साल के बाद भी हम आज की तारीख में वहीं खड़े हैं, या फिर हम उससे बेहतर हुए हैं? और कई बार ये भी स्थिति होती है कि जब लोग ये मान लेते हैं कि अमन चैन है, टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पे, 1 करोड़ टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक हो गया, और उसमें हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं या फिर शिथिल हो जाते हैं, थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं। उसकी वजह से ये हादसा हुआ, ये वन ऑफ द रीजन ये भी माना जाएगा? ये आपकी दोनों बातें सही हैं। पहली बात जो है, इंटेलिजेंस जो जेएनके में फंक्शन कर रही है खासकर, वो यूनिफाइड कमांड के नीचे कर रही है। और यूनिफाइड कमांड जो है इस वक्त हमारे वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं, जो जेएनके यूनियन टेरिटरी के हेड हैं, उनके नीचे आता है। तो पहले हमारा इन्वेस्टिगेशन ये होना चाहिए कि क्या हमारा यूनिफाइड कमांड जो है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, नहीं कर रहा। और उसके अंदर आता है इंटेलिजेंस का रोल क्या है। क्या इंटेलिजेंस हमारा फेल हो गया है, या उसमें कोई कमियां आ गई हैं, तो उसको, तो ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। एनआईए वाले भाई अभी वहां पर जा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में आई होप देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। दूसरा होता है डिप्लॉयमेंट का। जो हमारी फोर्सेस है वहां पर, क्या वो ठीक तरीके से डिप्लॉयमेंट हुई हुई है या नहीं हुई है। अब आपने ये भी सुना होगा कि लोगों ने ब्लेम किया है कि इतनी दूर लोग अभी पर्यटक जब जा रहे हैं, तो वहां पर कोई पुलिसिंग नहीं थी, बिल्कुल। कोई वहां पर सिक्योरिटी वाले नहीं थे। तो ऐसे समय में क्यों नहीं किसी ने सोचा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन होगी। और मेरे ख्याल में एक दफा फिर हमको पूरा रिव्यू करना पड़ेगा कि जो हमारा यूनिफाइड कमांड कंट्रोल है वहां पर, वो उसमें कोई अगर कमी है तो उसको कैसे ठीक किया जाए।
सो दैट इज वन एस्पेक्ट। और उसमें ये भी है कि अगर वो लोग ढीले हो गए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस वाले हैं या इंटेलिजेंस वाले हैं, कि जिस तरीके से हमारी तरक्की हो रही है वहां पर कश्मीर में, तो वो उसको देख के जिस तरीके से हमारे पर्यटक जा रहे हैं और जहाँ पर लोग भी हमारे साथ में, भारतवर्ष के साथ में अभी साथ साथ चलने को तैयार हो रहे हैं, तो इन चीजों को देख के भी लोग जो है वो इजी फील करना शुरू कर देते हैं, यू नो। So they also are not as alert as they ought to be or as they should be. So ये दोनों चीजें जो हैं पूरी देखने की जरूरत है। और फिर असेसमेंट के बाद में हम जो भी करेंगे असेसमेंट के बाद में उसका कोई ना कोई इलाज होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जनरल, एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि जब आप करगिल के लिए लड़ाई के मोर्चे पर तैयारी हो चुकी थी, तो वाजपेयी साहब का क्या मैसेज था, या फिर डिफेंस मिनिस्टर का क्या मैसेज था आपको, कि जब युद्ध में जनरल जाता है तो कई बार प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर एक मैसेज देते हैं कि युद्ध तो जीतना है, लेकिन आपके सामने क्या वो लाइन थी जिस लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है? देखिए, जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री ने हमको ये हुक्म दिया था कि आप इनको यहाँ से पछेड़ दो, भगा दो, परली तरफ करो। और उन्होंने उसके बाद में वो उस काम करने के लिए हमको पूरी छूट दी थी, लेकिन सिर्फ ये शर्त लगाई थी, ये हमके ऊपर किया था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करना, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस करना। सो इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर हमने अपनी जो है स्ट्रेटजी बनाई और उसके ऊपर काम किया, बाकी दोनों सर्विसेज को मिलकर। और फिर उसके वक्त कार्रवाई की। पहले पहले जो कार्रवाई हुई थी, जो इस हुक्म से पहले, ऑप विजय शुरू करने से पहले जो थी, तो वो जल्दबाजी में लोकल जो वहां पर हमारे कमांडर्स थे उन्होंने की, तो उसमें कैजुअलिटीज भी हुई। लेकिन जब एक दफा हमको ये पूरा सीसीएस का मैसेज मिला और उन्होंने हमको अपना ऑब्जेक्टिव दे दिया, तो फिर उसके बाद में हम लोग फिर तो आगे बढ़ते गए और विजय की तरफ चलते गए। लेकिन जो उनका हमें हुक्म था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करना और इनको यहाँ से भगाना है ताकि हमारी जमीन जो है वो पूरी खाली हो जाए, और लाइन ऑफ कंट्रोल तक हमको खाली करनी है, तो वो ही चीज हमारे दिमाग में थी जब हमने मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाई थी। लेकिन आज की तारीख में आपको लगता है कि वो जो वाजपेयी का डॉक्ट्रिन था और जो मोदी का साहब का डॉक्ट्रिन है, उसमें काफी आसमान जमीन का अंतर आ गया है, और आज की तारीख में वो लिमिटेशन नहीं है पूरी? आज की तारीख में वो लिमिटेशन शायद नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही एक बालाकोट की जो स्ट्राइक की है उसमें हमने वो जो रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर लगाई थी, हम पहले ही उसको पीछे छोड़ चुके हैं। तो वो जो चीजें, शर्तें हमारे ऊपर लगी थी मेरे टाइम के ऊपर कारगिल वॉर में, अब शायद उसका कोई मतलब नहीं बनता है, और अभी हमको वो छूट मिल जाएगी। इतनी शर्तें देने के बाद में भी उन्होंने हमको बाद में रोका नहीं, किसी ने हमको ये नहीं बताया कि ये करना है, ये नहीं करना है। उन्होंने अपना मुद्दा, अपना एम जो है हमारे ऊपर हमको दे दिया। उसके बाद में मैं ये बोलूंगा कि पूरी हमको छूट दी गई। सिर्फ यही था कि आप कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं करना। उसमें भी मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अगर जरूरत पड़ती तो मैंने उनको बोला था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास फिर आऊंगा और फिर आपसे इजाजत लूंगा क्रॉस करने के लिए। तो उन्होंने वो बात को, मेरी बात को माना था, समझ लिया था और माना भी था। और अटल जी हर दिन या वीक में या फिर आपसे मैसेजिंग करते थे, आपसे कम्युनिकेट करते थे, उनके जो काम करने का तरीका था वो कैसा था? तो सीसीएस की मीटिंग हम लोग दिन में कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार भी होती थी। मेरी अलग से भी बात होती थी उनसे। और हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो पॉलिटिकल बातें, खासकर बिल क्लिंटन की तरफ से उनको फोन आना या नवाज शरीफ से उनको फोन आना, तो ऐसी चीजें वो शेयर करते थे। और जो भी हमारी कार्रवाई
फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ में हो रही थी। तो वो मुझे हमेशा वो उसको शेयर करते थे हमारे साथ में। और जो हम लड़ाई में काम कर रहे थे, अपनी फौज को वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने कभी दखल नहीं दिया, लेकिन हम उनको मोटी मोटी बातें उनको बताते रहते थे। और तरीका जो है वो शायद अभी भी नहीं बदलेगा, वैसा ही तरीका होगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अंदर सारे लोग काफी समझदार होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, और वो समझते हैं कि जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। और वी लुक एट इट एट ए नेशनल लेवल, वी डोंट लुक एट इट डिपार्टमेंट वाइज। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल मलिक, हमसे जुड़ने के लिए। आपने हमें बताया कि किस तरह से भारत के सामने इस समय क्या ऑप्शन है और भारत किन ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता है ऐसे मौके पर जब 26 बेगुनाहों की जान गई है जम्मू कश्मीर में, और भारत को एक परमानेंट लॉन्ग टाइम डेटरेंस के रूप में काम करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका।